हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर 14 है दोस्त। ठीक है, क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। इसके जो 13th वाले लेक्चर था उससे हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके थे, सारे बेसिक्स हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सारे बेसिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8, ये तीन को एग्जाम्पल आज के लेक्चर पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद का जो लेक्चर होगा यानी कि लेक्चर 15, ठीक है, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को कर रहे होंगे कंप्लीट। ठीक है, दो लेक्चर होंगे मेरे ख्याल से, 15 और 16 8.2 के को डिनोटेड होगी। ठीक है, और तो चलते हैं एक छोटा सा अपडेट, उससे बढ़ने से पहले इन एग्जाम्पल्स को करने से पहले एक छोटा सा अपडेट कि आप अगर अब प्रैक्टिस पेपर वगैरह आप चाहते हैं कि रियली नहीं पढ़ाई करूं। ठीक है, देखो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरी जितनी औकात है मैं उस लेवल का वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बनाता हूं, सारे नोट्स बना के आप लोगों को देता हूं, उनके एक एक लिंक सारे कुछ करने में टाइम लगती है भाई, ऐसे नहीं हो जाता एक वीडियो, सारे कुछ करता हूं। और तो सभी चीज का आपको लिंक चाहिए तो पहला एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगी, आप लोग डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पे क्या होगा कि आप लोगों को जितने भी प्री मटेरियल वगैरह है सब कुछ वहां मिल जाएगा। दोस्त जल्दी से वहां ज्वाइन कर लो, बहुत बेनिफिट है। ठीक है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर वहां भी अवेलेबल नहीं है तो भाई टेलीग्राम का भी ऑप्शन दे रखा है मैंने। ठीक है, इतना सब कौन देता है, चलो फिर भी दे रहा हूं मैं, प्रोवाइड कर रहा हूं अपने टाइम वेस्ट, जो भी टाइम वेस्ट नहीं बोल सकते इस टाइप से, मैं अपने बोल सकते हो कि बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरा मोटिव है ये। ठीक है, चलो आगे आज का अपना लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो आज अगर हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 को कंप्लीट करना। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 7 को कंप्लीट कर, ये रहा एग्जांपल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। ये जो तीन एग्जाम्पल्स है, इन तीन को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि राइट एंगल कहां है भाई, राइट एंगल है बी पे। ठीक है, कह रहा है कि ये जो ए बी है यानी ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो लिख दो भाई 5 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत। और ये जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी ये वाला एंगल वो कितना है, 30 डिग्री है। तो कह रहे डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी, यानी कि बी सी ये वाला और ए सी यानी कि ए सी एंड बी सी ये वाला एंड ये वाला, ये दो लेंथ निकालना है। बी सी तुम्हारा ये हो गया और ए सी तुम्हारा ये हो गया। हाइपोटेनियस और बेस का वैल्यू निकालने बोला है, जबकि परपेंडिकुलर दे दिया गया है। तो सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे दोस्त, समझो पहले एक बात को। हम लोग क्या करेंगे ना कि देखो, जब भी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर राइट एंगल दिया हो, अगर एक साइड पता हो और एंगल पता हो, तो जो साइड नहीं दिया हुआ है उसके बीच और जो दिया हुआ है उसके बीच का रिलेशन पहले फाइंड करते हैं। तो एक बात बताओ, ये क्या हुआ, इस थीटा के नजरिए से ये क्या है, हाइपोटेनियस है। इस थीटा के नजरिए से क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया। और ये क्या हो गया, बेस हो गया। बीसी क्या हो गया, बेस हो गया। एक बात बताओ, हम लोग को पहले किसको फाइंड करना है, तुम बताओ, एसी को फाइंड करूं या फिर बीसी को फाइंड करूं। चलो मैं एसी को फाइंड करता हूं। पहले क्या करता हूं मैं, फाइंडिंग एसी। पहले लिखो गिवन, क्योंकि ना गिवन बनाने का आदत डाल दो। ठीक है, गिवन लिखने से ना इससे टीचर को बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। पहले गिवन लिखो, क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये पहला लिख दो, इतना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर क्या लिख दो कि ए बी का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। देख भाई, जब तुम एग्जाम लिख रहे होगे तो वहां तुम्हारे पास जो पेज होगा ना, वो पेज को तुम घर लेके नहीं जाओगे। ठीक है, इसलिए जो मन है वो लिखो, एकदम सब कुछ लिखो, पेज बचाने के चक्कर मत रहना, अदरवाइज तुम्हारा नंबर बच जाएगा, पूरा पूरी नंबर बच जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पेज मत बचाना एग्जाम में। ठीक है, तो देखो, एक पहले ये लिखा ए बी इक्वल टू इतना दिया। अब हम लोग को क्या करना है, टू फाइंड लिखो। टू फाइंड क्या प्राप्त हमें क्या करनी है, टू फाइंड ए सी एंड, देखो ए सी यानी हाइपोटेनियस और बी सी मतलब बेस। ठीक है, ये दो को फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, ये जो ए बी है, हमें चलो एक किसी एक को पहले फाइंड करना होगा ना, राइट। पहले हम लोग को किसी एक को फाइंड करना होगा, तो मैं पहले किसको फाइंड करूं,
मैं एसी को फाइंड करूं या फिर इस बीसी को, तो मैं पहले क्या करता हूं कि एसी को फाइंड करता हूं। तो एक बात बताओ, जो पता है यानी कि पी, और जो नहीं पता है यानी हाइपोटेनियस, इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो अप्लाई हो सकता है? तो तुम गेस करो कि कौन सा। तो या तो पी बाई एच होगा या तो एच बाई पी होगा। ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अप्लाई होंगे किसमें, यहां पे। ठीक है, किसको फाइंड करने के लिए? एसी को फाइंड करने के लिए। लेकिन जब बीसी को फाइंड करना हो तब हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? एक होगा पी एंड बी। पी क्यों बार बार यूज कर रहा हूं? क्योंकि पी का वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता है 5 सेंटीमीटर, लेकिन बी का वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो एक बार बता पी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ क्या क्या यूज करेंगे? पी डिवाइडेड बाय बी एक हो सकता है, आइदर ये भी यूज करोगे तब भी इसका वैल्यू निकल जाएगा, और अगर एच बाई पी यूज करोगे तब भी। और दूसरा क्या होगा? बी बाई पी। किसे फाइंड करने के लिए? ये फाइंड करने के लिए बीसी को, और ये फाइंड करने के लिए एसी को। एक बात बताओ, पी बाई एच क्या होता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जब भी हम लोग उसको पी बाई एच बोलते हैं? तो वो बोलते हैं साइन को। क्या बोलते हैं? साइन को। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोसेक। इसको क्या बोलते हैं? कोसेक। पी बाई बी किसे कहते हैं? तो पी बाई की तरह टैन को, इसको क्या बोलते हैं? टैन। और बी बाई पी किसे कहते हैं? कॉट को। राइट। तो देखो, जब भी हम लोग को एसी निकालना हो तो या तो हम लोग साइन यूज कर सकते हैं या फिर कोसेक यूज कर सकते हैं। अब बता क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इस थीटा के नजरिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ऑलवेज साइन होता है आइदर, और या तो एच डिवाइडेड बाय पी हमेशा कोसेक होता है। तो अगर हमें एसी चाहिए होगा और ये पता है तो हमें या तो साइन लगाना पड़ेगा या तो कोसेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, एच फाइंड करना है। इसीलिए हम लोग किसी एक डिजिट को एक टाइप से बोल सकते हैं, एक अगर वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो तो हमें सब पता चल जाता है। लेकिन अगर दोनों कांस्टेंट चल जाए, अगर मैं h बाय डिवाइडेड बाय b कर दूं तो इसमें तो कोई वैल्यू पता ही नहीं है, ना तो h का वैल्यू पता है ना तो b का वैल्यू पता है। राइट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि या तो साइन लगाओ या तो कॉस लगाओ, कोसेक लगाओ, किसके फाइंड करने? एसी के लिए। लेकिन जब बात करते हैं बीसी के लिए तो हमें टेन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज कॉट लगाना पड़ेगा। राइट। तो हम लोग पहले काम करते हैं कि साइन लगाते हैं। साइन लगाओ भाई, क्योंकि साइन कॉस टेन तीन जो होता है ना बहुत आसानी से याद होता है बच्चों को बहुत आसानी से याद होता है। कॉट सेक कोसेक बहुत थोड़ा उसमें झंझट होता है कि ये इसका उल्टा होता है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हमेशा साइन यूज करो, कॉस यूज करो, टेन यूज करो। ठीक है, तो क्या करते हैं? साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो बता पहले साइन का वैल्यू क्या होता है? तो साइन क्या होता है दोस्त? तो साइन होता है सीमा पागल है, यानी कि पी बाई एच। अब देखो, हमें साइन चाहिए कितना? 30 डिग्री। साइन चाहिए कितना? 30 डिग्री। तो साइन 30 लिख दो। अब जैसे ही हमने 30 को मेंशन किया तो यहां जो पी है वो 30 के अकॉर्डिंग अब हो जाएगा। तो 30 के अकॉर्डिंग पी कौन होगा? तो होगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और इस 30 के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस कौन होगा? वो हो जाएगा एसी। क्या हो जाएगा? एसी। एक बात बताओ, क्या हम लोग यहां साइन 30 का वैल्यू पता है? तो भैया इसके जो पहले लेक्चर थे, लेक्चर 13 और लेक्चर 13 के बाद का जो लेक्चर था, लेक्चर तुम्हारा शायद मेरे ख्याल से लेक्चर एक मिनट लेक्चर नंबर 11, 13 एंड 11, इन दोनों में मैंने साइन 30 का वैल्यू पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, साइन 30 कैसे निकालेंगे। तो अगर आप लोग टेबल याद किए होंगे, मैं पिछले वीडियो में फिर से रिक्वेस्ट किया था कि टेबल को याद करो, मेमोराइज करो, समझने की कोशिश करो। मैंने सब समझाया है भाई, लेक्चर नंबर 13 में मैंने पूरा समझाया, उसे मस्ट देखो। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। 1/2। राइट। अब बता ए बी का वैल्यू में पता है? तो पता है भाई 5 होता है। तो क्या एसी का वैल्यू पता है? नहीं, उसी का तो वैल्यू पता है। देखो, अब अगर हमारे पास इक्वेशन पे एक कांस्टेंट मतलब सॉरी वेरिएबल्स होते हैं, जब भी हमारे इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है तो हम लोग उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। इसीलिए हमने एसी को लिखा, ताकि हम जो है यहाँ पे एक वेरिएबल आ सके। अगर यहाँ पे एच बाई पी कर देते तो यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी वेरिएबल और यहाँ पे भी वेरिएबल, और वेरिएबल होता और कभी भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसलिए एक वेरिएबल रखो, एक कांस्टेंट रखो। राइट। तो अब जब इसको एसी का वैल्यू निकालना होगा तो एसी वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब जरा सोचो कि हमें पता चल गया हाइपोटेनियस कितना है। हमें पता चल गया हाइपोटेनियस है 10 सेंटीमीटर, और पता चल गया हमें कि जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर। अब बता बेस क्या होगा? तो बेस तो देखो यहां निकालने का फिर दो तरीका होगा। अब बीसी को देखो, चूंकि अब हमें पता चल गया एसी का सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है,
तो बताओ कि अब हम लोग क्या ऐसा उपाय लगा सकते हैं कि बी आ जाए। तो बी का निकालने का टोटल दो तरीका है। यहां तो तुम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये पता है, ये पता है, इसका वैल्यू निकल जाएगा। आइदर ये, नहीं तो फिर ये वाला यूज करो। अब तुम्हें 5 भी पता है और ये हाइपोटेनियस भी पता है। तुम 5 को मेन एंगल मानते हुए इसका वैल्यू भी निकालो, जैसे हमने ये निकाला। लेकिन यहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगी? तो होगा पी और बी वाला। पी और बी कौन होता है? टेन और कॉट। तुम यहाँ टेन, आइदर टेन और कॉट का वैल्यू लगा दो। मैं काम करता हूं, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूं, ठीक है। किसके के लिए? इसके लिए। चलो पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? बी का वैल्यू हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 25। और जब इसको हम लोग ये सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा अंडर रूट 75। और जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5√3। तुम चेक करो, तो 5 है तो 25 हो जाएगा ना। देखो इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसे। 75 है, जब 75 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3 होगा, राइट। तो देखो 25 बाहर निकल जाएगा रूट का, तो हो जाएगा 5√3 का 3, तो हो जाएगा 5√3। ये आपका होगा पहला का आंसर। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तब। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है तो ये इतना तुम्हें करने की कोई झंझट नहीं है। अब तुम देखो कैसे करोगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें दो साइड पती है, तीसरी साइड का पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो। अदरवाइज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे। हमें पता कौन सा है? पी और एच पता चल चुका है। ये एच हमारा 10 सेंटीमीटर अब पता चल चुका है। तो मैं काम करता हूं कि पी और एच में से कोई एक चूज कर लो। मैं पी यूज कर रहा हूं। तो पी और बी का रेशियो कौन होता है? तो पी और बी का रेशियो होता है tan का। तो लिखो tan कितने का डिग्री? tan 30 का वैल्यू। टेंशन क्या होता है? 5 बोला। इस 30 के लिए पी कौन होगा? इस 30 के लिए पी होगा ए बी। क्या होगा? ए बी। और इस tan 30 के लिए बी बेस कौन होगा? बेस होगा बी सी। क्या होगा? बी सी। अब बच्चा tan 30 का वैल्यू क्या होता है? तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। याद आया? 1/√3। देखो ये अगर याद नहीं है कि tan 30 कितना है, तो इससे पहले का लेक्चर देखो, लेक्चर 13 मस्ट है देखना, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, सारे स्टूडेंट के लिए। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बी का वैल्यू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 5 हो जाएगा, राइट। और बीसी का वैल्यू बीसी। और जब मैं इसको इधर रखा, इसको इधर कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो बीसी का वैल्यू हो जाएगा 5√3। होगी क्या ये वैल्यू? होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें पता चल गया कि एसी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, बीसी का वैल्यू 5√3 हो गया, और एबी का वैल्यू हमें पता था 5 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सिर्फ हमें दो चीज पता हो, या इधर एंगल और एक साइड, तो हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एक कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो पहले पी क्यू आर बना लो। चूंकि कह रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्री बार बार किस में घूमती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। और कह भी दिया कि क्यू पे 90 डिग्री बन रही है, ठीक है। तो क्यू पे 90 डिग्री बनाते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। क्यू यहाँ पे हो जाएगा, मैं इसे पी मान लेता हूं और इसे आर मान लेता हूं। कोई दिक्कत? क्यू क्यू आर बना पी क्यू आर पे। देखो कह रहा राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल कहां है? क्यू के पर है। फिर क्या बोला? पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? फिर कितना दिया हुआ? पी आर का वैल्यू, पी आर का वैल्यू हाइपोटेनियस का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब हमें डिटरमाइन करने बोल रहा है एंगल क्यू पी आर एंड क्यू पी आर। क्यू पी आर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना कितना होगा, ये हमें फाइंड करनी है। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने का एक तरीका है कि पहला तो ये वाला रेशियो और इस वाले रेशियो का जो भी वैल्यू होगा उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बता हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले कौन सा एंगल निकालना है पहले वो सोचो। तो मैं काम करता हूं, पहले एंगल पी निकालता हूं। कौन सा एंगल निकालता हूं? पी एंगल निकालता हूं। पहले पी एंगल निकाले, तो ये एंगल जो है उसको निकाल लेता हूं। तो इसको निकालूंगा कैसे? तो देखो कैसे निकालता हूं। तो मैं इस एंगल के नजरिए से बताओ, इस एंगल के नजरिए से आरपी क्या होगा? आरपी क्या होगा? इस एंगल के नजरिए से आरपी क्या होगा? वो होगा हाइपोटेनियस। क्या वो हाइपोटेनियस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस फिक्स्ड होता है। इस पी के नजर से, यानी कि इस क्यू पी आर के नजर से, ये जो साइड है यानी कि पी क्यू, वो क्या होगा? वो हो जाएगा बेस। क्या बेस होगा? क्या ये बेस होगा? तो हाँ, ठीक है। तो एक बात बताओ,
बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो को क्या बोलते हैं? तो देखो 20/h को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं। कॉस बोलते हैं ना, कॉले से भागल है b/h, ठीक है। यानी कि इस एंगल के नजरिए से हाइपोटेनियस और बेस को क्या बोलेंगे? कॉस बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस तरह लिखना नहीं है, पहले हम लोग को गिवन लिखना होगा, सारा गिवन, ठीक है। नंबर पाना है तो गिवन लिखो, पहले लिखो गिवन। क्या क्या दिया भाई? पी ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल, ठीक है। फिर क्या दिया है? एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल क्यू कितना दिया? 90 डिग्री। फिर क्या दिया हुआ है? आरपी, आरपी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? क्यूपी, क्यूपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्त? वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो बताओ अब हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? साइन का वैल्यू निकाल दे? क्या यहां से साइन का वैल्यू निकल सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, नहीं होगा, साइन नहीं होगा, कॉस होगा। कौन होगा? कॉस होगा। क्यों कॉस होगा? क्योंकि साइन में तो परपेंडिकुलर होती है ना, बेस तो नहीं होता। तो यहाँ पे बी और एच का रेशियो है, तो बी एंड एच का रेशियो कौन होता है? कॉस होता है, और एक कोसेक होता है ना, सेक होता है। एक कॉस होता है, कॉस इक्वल टू b/h, और सेक क्या होता है? सेक होता है h/b। तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। मैं एक काम करता हूं, हर बार मैंने बताया कि जो भी है साइन कॉस टेन, तीन ही यूज करो, ठीक है। तो कॉस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो बता कॉस कितने का डिग्री हमको फाइंड करना है? कॉस हमें ये पता ही नहीं है, तो एक काम करो, इसको थीटा मान लो। जब पता नहीं तो हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं, राइट। इक्वल टू कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉलेज से भागल है b/h। एक बात बताओ, जैसे ही हमने थीटा लगाया तो इस थीटा के नजरिए से बेस कौन होगा? बेस होगा क्यूपी। कौन होगा? क्यूपी। और हाइपोटेनियस कितना होगा दोस्त? तो हाइपोटेनियस होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि आरपी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बात बताओ, क्यूपी का वैल्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। आरपी का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया? और ये फिर से कटेगा तो कितना आएगा? 1/2 होगी, तो बिल्कुल होगा। तो एक बात बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया? कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। तो बता कॉस कितने थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे कि उसका वैल्यू 1/2 होगा? कॉस कितने का वैल्यू 1/2 होता है? तो वो होता है 1/2 60 के। तो यहां लिखो cos 60। तो cos थीटा इक्वल टू इस 1/2 के जगह क्या हम लोग cos 60 लिख सकते हैं? बिल्कुल। ये cos cos कैंसल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमने इसे बहुत बार थ्योरम में पढ़ा था कि जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर इक्वल होते हैं तो उनके बीच का एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ tan ए लिखूं इक्वल टू tan बी लिखूं, तो यहाँ पे ए और एंगल बी बराबर होता है। उसी टाइप से थीटा है और यहाँ 60 है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 60। और हमने थीटा किसको माना था? थीटा माना था हमने एंगल आर पी क्यू को, आर पी क्यू ये वाला एंगल, ठीक है। इसका वैल्यू 60 हो गया। बता इस वाला थीटा का वैल्यू 60 हो गया, तो बता ये वाला कितना होगा? ये अब तो और आसान हो गया ना। ये कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर दो ट्राइंगल का। ट्राइंगल का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल का सारा सम कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? ये तुम्हारा 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा। और तो ऐसे निकाल लो, एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60। और जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। तो बताओ दोनों का वैल्यू निकल गया, वो कितना निकला? एक का वैल्यू 60 निकला और एक का वैल्यू, इसका वैल्यू 60 निकला, ठीक है, और इसका वैल्यू 30 निकला, ठीक है। यही आंसर होगा। हेंस एंगल क्यू पी आर का जो वैल्यू है वो होगा 60, और एंगल पी आर क्यू का वैल्यू होगा 30। अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके वहां मैसेज कर दो, मैं फिर से समझा दूंगा वहीं पे, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और cos a प्लस बी का वैल्यू 1/2 है, तो हमें a एंड b फाइंड करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है ये तुम्हें थोड़ा समझना है तो समझो, ठीक है। a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 1/2। तो देखो इसका जो लिमिट है ना वो दिया हुआ है कि वो एक तो 90 हो सकता है लेकिन जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि cos जीरो का वैल्यू क्या होता है?
कॉस जीरो का वैल्यू होता है तुम्हारा 1, ठीक है। तो कॉस जीरो का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है। यहां पे भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए हमें दे दिया गया है कि ये वैल्यू इतने की रेंज में रहेगी, रेंज दिया बस इतना समझो, राइट। अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले लिखो कि साइन कितना दिया हुआ, साइन ए माइनस बी, गिवन लिख दो, पहले काम करो, गिवन लिखो पहले, गिवन साइन ए माइनस बी इक्वल टू, या माइनस है भाई, ठीक है, ये माइनस है, ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है दोस्त। दूसरा क्या दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। इसको इक्वेशन 1 मान लू, इसे इक्वेशन 2 मान लू, कोई दिक्कत। मैं इसे यहां से लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, 50-50 बांट देता हूं। एक बात बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं इक्वेशन 1 को उठाता हूं तो बताओ कि ये साइन है, मैंने बताया था जस्ट आपको कि कोई भी वैल्यू रहेगा, मान लो tan a है इक्वल टू tan b रहेगा, तो यहां पे tan tan कैंसिल होगा, एंगल a इक्वल टू एंगल b हो जाता है, राइट। अगर यहां ये 1/2 साइन a माइनस बी है और यहाँ 2 है, 1/2 है, अगर इस 1/2 को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन साइन कैंसिल होगा, अरे a माइनस बी का कोई वैल्यू आ जाएगा, a माइनस बी का कोई वैल्यू आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ 1/2 को साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, राइट। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है, तो साइन 30 लिख दो, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन साइन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, बचेगा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30। इसे मैं इक्वेशन ए मान लेता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक समझने। मैंने क्या किया कि ये जो साइन a माइनस बी गिवन था, इस 1/2 को मैंने कुछ ऐसा लिखने की कोशिश किया कि ये साइन के टर्म में आ जाए। तो मुझे याद थी कि साइन जो होता है 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसलिए साइन 30 है, इसके 1/2 की जगह साइन 30 रख दिया। अब ये साइन और साइन मर गया, बचेगा क्या, 1 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 बना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 2, अब मैं दो इक्वेशन से उठाता हूं। ये दो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। एक बात बताओ कि जब cos a प्लस बी का वैल्यू 1/2 है, तो बताओ cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है, जरा सोचो, cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो होता है cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, कितने का, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां लिखो cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60। तो क्या हम लोग cos cos कैंसल हुआ तो बचेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60, इसको हम लोग बी इक्वेशन ले लेते हैं। तो फ्रॉम ए और बी, अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर पढ़ा हो तो ये आपको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि आप लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे होंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े ही होंगे, लेकिन चूंकि मैं डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं तो इससे पहले शायद आपने पढ़ा नहीं हो। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग को दो वेरिएबल दिया होता है, दो इक्वेशन दी होती है, तो उन दोनों को एक लाइन पे लिखते हैं, पहले a माइनस बी लिख देते हैं और यहाँ पे जो इक्वल टू है वो 30 रह जाता है, फिर लिखते हैं जो अगला वाला इक्वेशन है उसको। अब इन दो जो कांस्टेंट वेरी कांस्टेंट रहते हैं ना, मतलब जो अलग अलग है, उनको भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 60, राइट, ये हो गया कितना 60। अब इनके नीचे एक लाइन लगा देते हैं। अब देखो कौन कौन कट रहा है, तो ये दोनों कट जा रहे हैं, राइट, तो ये दोनों को काट दो। देखो सैम्बल चेंज किया जाता है, लेकिन चूंकि ये दोनों कट ही रहा है तो सैम्बल चेंज करने का कोई हमको आवश्यकता नहीं है। ये दोनों कट गया, बचेगा क्या 2a। अब इनको ऐड कर दो तो इधर हो जाएगा 90, ये कितना हो गया 90। तो a का वैल्यू कितना हो गया 45, a का वैल्यू कितना हो गया 45। एक बात बताओ, a का वैल्यू अगर 45 है तो मतलब b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू कितना होगा, जस्ट इमेजिन करो। तो b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूं, इसको, ये जो a का वैल्यू 45 निकला है, मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूं, राइट। इस a का वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूं। तो जब रखूंगा तो क्या होगा, a का वैल्यू 45 माइनस बी इक्वल टू 30, और जैसे ही मैंने b को उधर भेजा 30 के इधर भेजा, तो b का वैल्यू कितना हो गया 15, क्या 15 होगी। तो एंगल a एंड एंगल b का वैल्यू हमें पता चल गया, एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। बस हमें इतना ही फाइंड करना था एंड दैट्स इट। आपका जो ये एग्जांपल है वो एग्जांपल फिनिश्ड हुआ।
एग्जाम्पल आपका फिनिश्ड हुआ। अब अगले लेक्चर पे हम लोग बढ़ेंगे सीधा एक्सरसाइज 8.2 की ओर। ठीक है भाई, थैंक यू। बहुत देर से बोल रहा हूँ, लगभग 25 मिनट से बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलते बोलते सांसें फूल गई है। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देर के लिए रेस्ट। सुनो, एक बात के बताता हूँ, प्लीज भाई लाइक कर देना यार। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो हो सके तो। ठीक है, और फ्रेंड के पास एक बार शेयर कर दो यार। बस मेरा यही ही एक रोजी रोटी है बोल सकते हो। ड्यूटी भी जाता हूँ भाई, पर इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ताकि मैं वहां से पैसे कमा के और कुछ यहाँ पे एड रिवेन्यू वगैरह चला सकूं। ठीक है, मेरा यही मोटिव है। मुझे बस किसी तरह बच्चों को फ्री एजुकेशन को, इंडिया को ना एक फ्री एजुकेशन हब बनाना है मुझे। ठीक है, और ये मेरा ड्रीम है एक टाइप से बोल सकते हो। तो अगर मुझे हेल्प करना चाहते हो डायरेक्टली, अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो भाई, प्लीज इसको शेयर करो यार। अगर मुझे पढ़ाने में कोई भी डाउट हो रहा है ना, डायरेक्टली कमेंट करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे कमेंट में नेगेटिव रिप्लाई दोगे, क्योंकि मैं उस नेगेटिव को एक लाइन देके पॉजिटिव बना दूंगा। राइट, बस मैं इतना बोल रहा हूं कि एक काम करो कि जो भी तुम्हें तकलीफ होती है उसको कमेंट करो, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगा भाई, कंपलसरी। बच्चे ने बोला भाई भैया साउंड क्वालिटी खराब है, मैं पता हूँ मैक 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 मंगवा रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर चूंकि मेरे पास उतना पैसे नहीं है भाई, रिसोर्सेस नहीं है मेरे पास। फिर मैं, बच्चे ने बोला कि भैया आप थोड़ा बीच में जोकिंग वोकिंग नहीं करता हूँ, तो मैं बोला कि भाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने दे, उसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे उन सभी में मैं जोक वगैरह सब मारता रहूंगा। फिर एक बच्चे ने कमेंट किया भैया कि आपका जो वीडियो थोड़ा लेंदी रहता है, बार बार एक ही चीज को बहुत समझाते हैं। देखो भाई, हर बच्चा ब्रिलियंट नहीं होता। ठीक है, आप ब्रिलियंट हो सकते हो, सारे बच्चे ब्रिलियंट नहीं होते, उनको भी समझाना होता है। वो भी कमेंट करते हैं भैया हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उनको उनके लिए थोड़ा बेसिक घुसना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी वीडियो बनेगा, बट यार तुम अगर इन डेप्थ समझना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। राइट, और अगर आप इसके बाद जब मैं ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा तो एक शॉर्ट वीडियो आएगा, वन शॉर्ट वीडियो, वो लगभग मेरे ख्याल से 2 आवर का आसपास आएगा। ठीक है, 2 आवर 20 मिनट आसपास का आएगा। उसे पूरा ये चैप्टर पूरा समरी में बताऊंगा, वो भी एक वीडियो में। ठीक है, अगर आप उसे भी देख लेंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा फिनिश हो जाएगा। राइट, उतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो ये रहा आपका, दैट्स इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।